बैटल थ्रू द हेवंस के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फॉलन स्टार पवेलियन में वॉर के बाद जो डिस्ट्रक्शन मचा था, शोयन उसको देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वॉर की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे डिसाइपल्स मारे गए थे और इन सब का कारण शोयन के वो पुराने दुश्मन। तो शोयन डिसाइड करता है कि वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। अब ये बात पूरे सेंट्रल प्लेन में भी फैल जाती है और सब लोग जान जाते हैं कि शोयन दाऊ शेंग लेवल पर पहुंच गया है। इसीलिए शोयन के जो दुश्मन थे वो खुद को बचाने के लिए शोयन के जो करीबी दोस्त थे उन लोगों को टारगेट करने लगते हैं। लाइक विद लाइटनिंग पवेलियन हान क्लैन के लोगों को टारगेट करता है और उन्हें बंदी बना लेता है। पर फिर शोयन वहां पर आ जाता है और अपनी दाऊ शेंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और बड़े आसानी से पूरे के पूरे विंड लाइटनिंग पवेलियन को खत्म कर देता है। ले जुनजी को मार देता है। बारी थी अब दूसरे दुश्मनों को खत्म करने की। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन विंड लाइटनिंग पवेलियन से निकलने के बाद फिर आइस रिवर वैली की ओर बढ़ता है। आइस रिवर वैली ने भी शोयन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी थी। शोयन आइस रिवर वैली को पूरी तरह से खत्म करता है, उनके लीडर को मारता है और फॉलन स्टार पवेलियन को आइस रिवर वैली तक एक्सपेंड कर देता है। इस तरह से और छोटे मोटे जो सेक्ट्स उस प्रोफाउंड स्काई रिवर अलायंस में पार्टिसिपेट करे थे उन सभी लोगों को वो खत्म करता है और ये बदला और 10 दिनों तक चलता है। इस 10 दिनों में शोयन ने एटलीस्ट 20 सेक्ट्स को खत्म कर दिया था। वो सेक्ट्स पहले ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे और हमेशा इस सेंट्रल प्लेन में अपने रुतबे से सभी लोगों को डराते धमकाते रहते थे। पर फॉलन स्टार पवेलियन के सामने इन लोगों की कोई औकात नहीं थी और वो रिटेलिएट भी नहीं कर पाते जब उस जगह पर एक हाई लेवल बानसिंग और एक 1 स्टार दाऊ शेंग बहुत सारे थाउजेंड के एक्सपर्ट्स के साथ आ जाते हैं। फॉलन स्टार पवेलियन जो इस तरह से सेंट्रल प्लेन की मेन सेक्ट्स को खत्म कर रही थी, लोग ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान और घबरा गए थे। पास्ट में फॉलन स्टार पवेलियन हमेशा से ही अपना काम और क्वाइट नेचर को डेवलप करके रखा था, इसीलिए फॉलन स्टार पवेलियन को लोग उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। पर अभी जो फॉलन स्टार पवेलियन ने अपना बदला लिया है उससे सभी लोगों को ये समझ में आ गया है कि अगर कोई भी फॉलन स्टार पवेलियन से पंगा लेने की कोशिश करेगा तो जब उसे फॉलन स्टार पवेलियन के गुस्से का सामना करना पड़ेगा तो वो लोग इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 10 दिनों के बाद फॉलन स्टार पवेलियन की आर्मी वापस फॉलन स्टार पवेलियन आ जाती है। काफी तबाही मच चुकी थी, अब इससे ज्यादा वो लोग और मचाते तो सेंट्रल प्लेन की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाती। फॉलन स्टार पवेलियन ने इन सारे दुश्मनों को तो खत्म कर दिया पर अभी भी जो सबसे मेन दुश्मन है यानी कि हॉल ऑफ सोल अभी तक अछूता है। फॉलन स्टार पवेलियन ने जो सेंट्रल प्लेन में अपने दुश्मनों को खत्म करा था, इसमें हॉल ऑफ सोल बिल्कुल शांत रहती है, किसी भी बैटल में इंगेज नहीं होती है, ना ही अपने किसी भी एक्सपर्ट्स को कोई सहायता करने के लिए भेजती है। पर ये चीज देखकर भी शोयन का ग्रुप शांत तो नहीं बैठ सकता है क्योंकि सभी को पता है कि हॉल ऑफ सोल बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर वह भी कुछ कर नहीं रहा है, कोई रिटेलिएट नहीं कर रहा है, मतलब वो जरूरी अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। जैसे ही समय आएगा वो लोग जरूरी फॉलन स्टार पवेलियन पे एक और हमला करेंगे क्योंकि फॉलन स्टार पवेलियन ने हॉल ऑफ सोल को एक बड़ा घात पहुंचाया है और जब भी हॉल ऑफ सोल अटैक करते हैं वो लोग एक बहुत ही लीथल ब्लो देते हैं। ये बात सभी को पता है, इसीलिए शोयन, मास्टर याला सभी लोग बहुत ही ज्यादा सतर्क हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो लोग हॉल ऑफ सोल को एलिमिनेट कर दें। पर अभी फॉलन स्टार पवेलियन की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हॉल ऑफ सोल जैसे बड़े एंटिटी से फाइट कर सके। तो इसका एक ही उपाय है कि फॉलन स्टार पवेलियन को अपना अलायंस बनाना होगा। अब सेंट्रल प्लेन में टॉप फैक्शंस को देखा जाए तो इन टॉप फैक्शंस में जो अच्छे लोग हैं वो फ्लावर सेक्ट और फिर बर्निंग फ्लेम वैली के लोग हैं। यही लोग बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं और कहा जाए तो यही लोग थोड़े अच्छे भी हैं। इसके बाद पिल टावर है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसके कंपैरिजन में ये फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली कुछ भी नहीं है। पर शुरुआत ये लोग फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली से करने का डिसाइड करते हैं। तो याला कहते हैं कि वो फ्लावर सेक्ट में अलायंस की बात करने के लिए जाएंगे और शोयन बर्निंग फ्लेम वैली को जाएगा। एज शोयन की बर्निंग फ्लेम वैली में काफी ज्यादा रेप्यूटेशन है और वही यालाओ की फ्लावर सेक्ट में काफी अच्छी रेप्यूटेशन है। तो सबसे पहले लेटर्स इन दोनों सेक्ट में भेज दिए जाते हैं ताकि उन सेक्ट के लोगों को भी इन लोगों के यहाँ पर आने का मोटिव पहले से पता चल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग स्मॉलर सेक्ट को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे हैं, क्यों ही सिर्फ 3 ही सेक्ट को बुला रहे हैं। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलायंस बनने वाला है और इसमें जब ये जो 3 टॉप सेक्ट्स हैं वो ज्वाइन करेंगे तो अपने आप जो स्मॉलर सेक्ट हैं वो इस अलायंस को देखकर जुड़ना चाहेंगे। एज हॉल ऑफ सोल सभी लोगों को परेशान करता है और सभी लोग हॉल ऑफ सोल को खत्म करना चाहते हैं और जरूरी भी है क्योंकि
क्योंकि जब स्मॉलर सेक्ट्स मिलेंगे तभी एक बहुत बड़ा अलायंस क्रिएट हो पाएगा और तभी ये जो अलायंस है वो हॉल ऑफ सोल जैसे पावरफुल एंटिटी के कंपेरेबल हो पाएगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को फ्लावर सेट को दिखाया जाता है। फ्लावर सेट हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत मनमोहक लग रहा था। चारों ओर फ्लावर्स के पेटल बिखरे हुए थे, जगह काफी ज्यादा शांत लग रही थी। फिर उस जगह पर हम लोगों को यूनियन को दिखाया जाता है और दो और लेडीज को दिखाया जाता है। पता चलता है ये जो दोनों लेडीज हैं ये इस प्रोफाउंड फ्लावर सेट की ग्रैंड एल्डर और फर्स्ट एल्डर हैं। अब सभी लोग बहुत ज्यादा शांत थे तो जो ग्रैंड एल्डर है वो मीटिंग की शुरुआत करती है। एक्चुअली फॉलिंग स्टार पवेलियन का जो इनविटेशन लेटर है वो ऑलरेडी इन लोगों के पास आ चुका है और इसीलिए ये लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो ग्रैंड एल्डर कहती है, फर्स्ट एल्डर आप क्या सोचती है हमारे फ्लावर सेट को इस ऑफर का क्या करना चाहिए? सभी लोग इनकी बात सुन रहे थे, जिसके बाद फर्स्ट एल्डर रिस्पेक्टफुली ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करते हुए कहती है, ग्रैंड एल्डर अभी का जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है वो पहले के समय से बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। इवन स्ट्रेंथ की बात करें तो अब तो हमारा फ्लावर सेट भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के स्ट्रेंथ के कंपेरेबल नहीं है। पर इवन वो इतनी तेजी से ग्रो हुए हैं पर अभी भी हॉल ऑफ सोल और फॉलिंग स्टार पवेलियन के बीच में एक बड़ा गैप है। फॉलिंग स्टार पवेलियन और हॉल ऑफ सोल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। तो हाँ, अगर हम लोग इस अलायंस के लिए एग्री करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि हम लोग हॉल ऑफ सोल को भी अपोज कर रहे हैं और हॉल ऑफ सोल को अपोज करना डेंजरस साबित हो सकता है। ग्रैंड एल्डर हाँ में से रिलाते हुए कहती है, हाँ ये बात सच में गौर करने लायक है। पर बात करें उस याओ चैन की तो मैंने कभी भी गेस नहीं करा था कि याओ चैन फिर से जिंदा हो जाएगा। जिंदा ही नहीं बल्कि जिंदा होने के साथ ही वो बानसेंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेगा और अभी तो वो शायद बानसेंग के हाई लेवल पर भी पहुंच गया है। पर उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है कि उसका जो डिसाइपल है वो उससे भी ज्यादा फ्रैटनिंग है। क्या नाम है वो लड़का? शाओयान। वो तो याओ चैन को भी सरपास कर गया है और अभी दाओशेंग क्लास में अपने टीचर से पहले पहुंच गया है। हाँ ये बात तो मानना पड़ेगा कि ये स्ट्रेंथ हमारे फ्लावर सेट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। रही बात करें हॉल ऑफ सोल की तो हॉल ऑफ सोल से तो हम दोनों ऑलरेडी पास्ट में फाइट कर चुके हैं। वो लोग वाकई में एक ट्रबलसम क्रिएचर तो हैं। फिर इसके बाद यूनियन जो यहाँ की लीडर है खड़ी होती है और कहती है, फॉलिंग स्टार पवेलियन की ये जो अलायंस है वो रिस्की तो है पर देखा जाए तो फ्यूचर में ये हमारे फ्लावर सेट को जरूर बेनिफिट करेगी। बात करें फ्लावर सेट के डेवलपमेंट की तो हमारा डेवलपमेंट भी कुछ सालों से एकदम स्थिर हो गया है। इस वजह से हम लोगों को प्रोफाउंड स्काई सेक्ट जैसे सेक्ट फ्रीक्वेंटली सप्रेस करते आए हैं। अगर हम लोग इस अलायंस में जुड़ जाते हैं तो फ्लावर सेट की रेप्यूटेशन अनडाउटेबली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से हम लोगों को उस अलायंस में जरूर जुड़ना चाहिए। ये कहते हुए यूनियन ने अपना एक्सेप्टेंस दिखा दिया कि वो सेयन के साइड में है। पर यूनियन की बात को सुनकर जो ग्रैंड एल्डर थी वो स्माइल करती है। ये प्रोफाउंड स्काई सेक्ट वाकई में हम लोगों को बहुत ज्यादा ट्रबल पहुंचाया है। पहले बिग सिस्टर और मैं इंटरमीडिएट लेवल के बानसेंग थे। अगर हम लोग एक साथ मिलकर भी फाइट करते तो शायद उस ओल्ड डीमन तियानमिंग से हम लोगों का एक ड्रॉ हो जाता क्योंकि वो तियानमिंग उस समय हाई लेवल का बानसेंग था। पर अब जब बिग सिस्टर हाई लेवल बानसेंग पहुंच गई है तो हम लोग वैसे भी प्लान कर रहे थे कि वो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को हम लोग खत्म कर दें। पर अनएक्सपेक्टेडली हमें जो काम करना था वो उस शाओयान ने कर दिया। शाओयान का नाम लेकर स्माइल करते हुए यूनियन की ओर देखती है और फिर कहती है, यूनियन मैंने ये रूमर सुना है शायद तुम्हारे और उस शाओयान के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। अगर ये बात सच है तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। अगर उसके जैसा पावरफुल पर्सन को तुम हमारे फ्लावर सेट के साइड कर लो। यूनियन थोड़ा सा शर्माती है लेकिन फिर हाँ में अपना सिर हिलाती है। अब बारी थी डिसीजन लेने की तो सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को यालो को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर सेट में आ गए थे। जिसके बाद उस जगह पर वो दोनों एल्डर्स आते हैं। अब ये दोनों लेडीज बानसेंग क्लास पर है तो ये लोग यालो को उतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो यालो की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उसके पास आते हैं और फिर यालो से मेल मिलाप करते हुए जो फर्स्ट एल्डर है वो कहती है, अलायंस का डिसीजन हमारी बिग सिस्टर बताएंगी। कहते हुए जो ग्रैंड एल्डर है वो फर्स्ट एल्डर की ओर देखती हैं। फिर फर्स्ट एल्डर यूनियन की ओर देखती है और फिर कहती हैं, यूनियन मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स है। इसी वजह से तुम एक बार हमारी टीचर से भी आर्ग्यू करने लग गई थी। पर कोई बात नहीं, हमने डिसीजन ले लिया है। हम लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ एक अलायंस बनाकर हॉल ऑफ सोल को खत्म करेंगे। यालो भी ये बात सुनकर खुश हो जाती
जाते हैं और इन लोगों के बीच में अलायंस क्रिएट हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली को दिखाया जाता है। बर्निंग फ्लेम वैली में शोयन जाने वाला था, पर शोयन से पहले उनका लेटर पहुंच गया है। अब यहाँ पर हॉल में बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर तांग जेन और उनकी डॉटर तांग हाओ थी। एक्चुअल में ये लोग भी अपने बर्निंग फ्लेम वैली के जो ग्रैंड एल्डर है उनसे परमिशन लेने के लिए आए थे। अब ये जो ग्रैंड एल्डर है इनके कल्टीवेशन लेवल के बारे में अच्छे से रिवील नहीं किया गया है, पर इतना तो है कि ये एटलीस्ट 5 क्लास के हाई लेवल पर तो जरूर है। ग्रैंड एल्डर इनविटेशन लेटर को पढ़ रहे थे और देखकर फिर एकदम लेटर को फेंकते हुए कहते हैं अलायंस, और वो भी हॉल ऑफ सोल से डील करने के लिए। वो लोग जो कि ना ही ह्यूमन है ना ही घोस्ट, पता नहीं किस तरह के क्रिएचर है, कौन ही उन लोगों को बिना कोई मोटिव के अपोज करना चाहेगा। नो वे, हम लोग इस अलायंस को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, उन लोगों को जाने के लिए कह दो। अब अपने ग्रैंड एल्डर की बात को सुनकर तांग जेन और तांग हो एक बिटर स्माइल करते हैं, एज वो लोग चाहते नहीं थे कि वो लोग शोयन को वापस लौटा दे, पर ये लोग इतना जानते हैं कि उनका ये जो ग्रैंड एल्डर है वो हमेशा गुस्से में रहता है, इसीलिए दोनों ही उनको शांत करते हैं। ये जो ग्रैंड एल्डर थे वो शायद किसी तरह की बीमारी से पीड़ित थे। थोड़ा शांत होने के बाद फिर वो आराम से कहते हैं हमारी प्रिंसेस वो अभी जवान हो चुकी है। क्या नाम है उस लड़के का? शोयन। वो अभी 1 स्टार दाओशिंग लेवल पर पहुंच चुका है, बल्कि अभी तो वो ज्यादा ओल्ड भी नहीं है। तो हाँ, मेरी एक शर्त है, उसे तांग वो से शादी करने के लिए बोलो और फिर तब मैं इस अलायंस के लिए एग्री कर जाऊंगा। ये बात सुनकर प्रिंसेस तांग एकदम शर्मा जाती है, लेकिन फिर गुस्सा भी जाती है। वो अपने ग्रैंड एल्डर को जो धीरे धीरे थपथपा रही थी अचानक से जोर से पीठ पे एक लापा मारती है, फिर शर्माते हुए कहती है ओल्ड फेलो, आपको मेरे शादी के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में चिंता करना चाहिए कि आप जब मर जाएंगे तो आपकी नॉनसेंस बातें सुनने के बाद आपका क्रियाक्रम कौन करेगा। तांग जिन जब ये सुनते हैं प्रिंसेस तांग को समझाते हैं, कहते हैं ऐसे रूड मत हो। यहाँ पर जो सारी बातें चल रही थी वो मजाकिया चल रही थी, पर मेन डील अभी होना बाकी है और वो डील की कहानी मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेंपाई 2 पर आज या फिर कल अपलोड कर दिया जाएगा, पर उसे देखने के लिए बस आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।